हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं पतली वाली क्रॉनिकल मैगजीन से मंथली करंट अफेयर, और ये जून मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर की मैगजीन है। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही मिसलेनियस में यहाँ पे जो पत्र पत्रिकाएँ हैं और मॉक टेस्ट वगैरह आर ओ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार का जो पेपर हो गया है टीचर वाला, उसका यहाँ पे व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। तो ये सब भी मिसलेनियस में दिया हुआ है। यहाँ पे आज जो है यूपीपीसीएस का कैलेंडर आ गया, संशोधित कैलेंडर। उसमें आपका 27 अक्टूबर को पीसीएस प्रीलिम्स है और 22 दिसंबर को आपका आर ओ का प्री एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अब जो है अपने पढ़ने में थोड़ा गति लाइए और पढ़ाई अच्छे से करिए। करंट अफेयर तो बिल्कुल फोकस करके पढ़िए, क्योंकि अब जो ये मंथ जो चल रहा है ये सब करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी से लेकर के आपके पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, यानी कि 27 अक्टूबर का आपका प्रीलिम्स है, तो कम से कम आपको सितंबर तक का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। तो आप काफ़ी अच्छे से तैयार करिए, ताकि आगे जब एग्ज़ाम हो तो उस टाइम सारा कुछ एक जगह ना आ जाए कि कुछ दिन बचा रहे तो फिर बर्डन हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते रहिए ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमने यहाँ पे राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी आर्थिकी राष्ट्रीय आर्थिकी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा, उद्योग एवं व्यवसाय, खेल, यहाँ तक सॉल्व किया है। हम जो अब सॉल्व कर रहे हैं ये है सार संक्षेप। सार संक्षेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार हैं वो सब दिए हुए हैं। साथ ही युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, निधन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो कल की जो वीडियो थी उसमें हमने सार संक्षेप में नियुक्तियाँ और निधन सॉल्व कर लिया था। आज हम जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है उसको सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित जितना भी करंट न्यूज़ में है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर आप नए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार। 15 अप्रैल 2024 को भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान जनता की भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए दिया गया है। जैन आचार्य लोकेश मुनि भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। दोनों संस्थाओं का नाम याद रखिएगा, विश्व शांति केंद्र और अहिंसा विश्व भारती। इनके संस्थापक हैं कौन? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी एमरी क्रॉप्स द्वारा किया जाता है। ऋषभदेव या आदिनाथ को जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट जो है भारतीय नौसेना वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार। नौसेना स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार ने 14 अप्रैल 2024 को आईएनएस हंस गोवा में आयोजित एक भव्य नौसेना अलंकरण समारोह में माननीय राष्ट्रपति की ओर से नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नौसेना कर्मियों की बहादुरी, नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियों एवं विशिष्ट सेवा को सम्मानित करने और मान्यता देने हेतु प्रदान किए गए। इस समारोह के दौरान कुल 35 नौसेना कर्मियों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कमांडर मनीष सिंह कार्की, कमांडर कौस्तभ बनर्जी, लेफ्टिनेंट कमांडर पन्नीर सेल्वम, विष्णु प्रसन्ना और लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर को नौसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ हरित कार्यप्रणाली के लिए CNS ट्रॉफी 2023, CNS ट्रॉफी फॉर बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस 2023 क्रमशः औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक श्रेणियों में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई और INS बलसुरा को प्रदान की गई है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज़ में है वह है कि चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में किसी अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या कंजोर्टियम की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। इसरो की टीम की ओर से यह पुरस्कार ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत DC मंजूनाथ ने प्राप्त किया। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो पुरस्कार मिला है वह मोहम्मद सलेम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। 18 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर, किसके फोटोग्राफर हैं ये, तो राइटर्स के फोटोग्राफर हैं मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जीता। यह पुरस्कार एम्स्टर्डम स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गाजापट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फ़लस्तीनी महिला की छवि लिए दिया गया है। यह तस्वीर 17 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के नासिर अस्पताल में ली गई थी। जूरी ने 130 देशों के 3,851 फोटोग्राफरों की 61,062 प्रविष्टियों में से विजेता तस्वीर का चयन किया। नेक्स्ट जो पुरस्कार दिया गया है, अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार 24 अप्रैल 2024 को लता मंगेशकर के पिता और थिएटर संगीत के दिग्गज दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति दिवस पर मिला। इसके अतिरिक्त अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रणदीप हुड्डा को सिनेमा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रस्ट ने कई अन्य लोगों को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया, जिनमें शामिल हैं संगीत के लिए संगीत निर्देशक AR रहमान को, सिनेमा एवं ड्रामा के लिए मराठी अभिनेता अशोक सराफ को और सिनेमा के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को, भारतीय संगीत के लिए गायक रूप कुमार राठौड़ को और मराठी थिएटर के लिए अभिनेता अतुल परचुरे को और साहित्य के लिए लेखिका मंजरी फड़के को दिया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लता दीनानाथ पुरस्कार के बारे में। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 2022 में निधन हो गया था। यह पुरस्कार उनकी स्मृति में परिवार और ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने देश, समाज और उसके लोगों के लिए योगदान दिया हो। इससे पहले वर्ष लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2023 में यह पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया, यानी कि 2022 में 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, 2023 में आशा भोसले को दिया गया और 2024 में जो दिया गया है वह अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। नेक्स्ट है रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार। प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा किस, मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा की स्वास्थ्य स्थिति के कारण पुरस्कार समारोह मुंबई में उनके आवास पर आयोजित किया गया था। हालांकि पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन टाटा कोविड-19 महामारी के कारण इसे प्राप्त करने में असमर्थ थे। 2008 में डॉक्टर अच्युता सामंत द्वारा स्थापित किस मानवतावादी पुरस्कार कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि KISS द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह विश्व भर में मानवीय कार्यों की भावना को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है यह है कि अवंतिका बंदनापू साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। 9 अप्रैल 2024 को कैलिफोर्निया में जन्मी भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका बंदनापू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। अवंतिका की पहचान अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान और महत्वपूर्ण प्रभाव से उत्पन्न हुई है। हैदराबाद के तेलुगु परिवार में जन्मी बंदनापू ने कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स जैसे मीन गर्ल्स, स्पिन और सीनियर ईयर्स में अभिनय किया है। भारतीय OTT सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई में भी डेब्यू किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है यह है AB बिगडर्सन को 2023 ACM
ट्यूरिंग अवार्ड AB बिगडर्सन को दिया गया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के प्रोफेसर AB बिगडर्सन को प्रतिष्ठित 2023 ACM ट्यूरिंग अवार्ड प्रदान किया गया। इसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? तो ACM ट्यूरिंग अवार्ड। इस सम्मान के साथ बिगडर्सन ट्यूरिंग पुरस्कार और एबल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। यानी कि इनको एबल पुरस्कार भी दिया गया है और ये ट्यूरिंग पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए हैं। बिगडर्सन को गणना के सिद्धांत में उनके मूलभूत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उनके काम ने गणना और गणित में यादृच्छिकता की समझ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। बिगडर्सन प्रिंसटन न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में गणित के स्कूल में हार्वर्ड एच मास प्रोफेसर के पद पर हैं। ACM ट्यूरिंग अवार्ड में गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ $1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटिश गणितज्ञ एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कंप्यूटिंग की गणितीय नींव को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वह है कि पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एवं अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बा राव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठित फेलो उपाधि भी प्रदान की गई। इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एवं रक्षा क्षेत्र के लिए देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित एवियोनिक्स को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित करने के लिए 1992 में अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में दिया हुआ देखते हैं। तो वर्ष 1990 में स्थापित एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा यह पुरस्कार वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार का नाम 5वीं शताब्दी में भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है यह है कि गगनदीप कांग को जॉन डर्क्स अवार्ड। 11 अप्रैल 2024 को भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांगो को टोरंटो यानी कि कनाडा स्थित ग्रेडनर फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित जॉन डर्क्स कनाडा ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया। गगनदीप कांग इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। गगनदीप कांग इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनकी पहचान बच्चों में आंत संबंधी रोगों पर उनके व्यापक समूह आधारित महामारी विज्ञान, पर्यावरण और नैदानिक परीक्षण अनुसंधान से उत्पन्न हुई है। इनके काम का भारत और विश्व स्तर पर वैक्सीन विकास और स्वास्थ्य नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इनके योगदान में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 2 भारतीय रोटावायरस टीकों रोटावैक और रोटाशिल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शामिल है। गगनदीप कांग तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। यह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में एंटरिक डायग्नोस्टिक जेनोमिक्स और महामारी विज्ञान के निदेशक के पद पर हैं। जॉन डर्क्स कनाडा ग्रेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रतिवर्ष उन शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य असमानताओं का सामना कर रही आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए तर्कसंगत वैज्ञानिक रूप से आधारित अनुसंधान का उपयोग किया है। अब नेक्स्ट जो पुरस्कार है मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर मीना चरंदा को यह सम्मान शिक्षा और समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना के लिए प्राप्त हुआ है। पुरस्कार समारोह 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था। पुरस्कार प्रस्तुति की मुख्य विशेषताओं में विश्वविद्यालय की ओर से एक स्मृति चिन्ह, पट्टिका, शील्ड और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करना शामिल है। पुरस्कार के लिए चयन सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष के योगेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया था, जिसमें विविध पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास
सागर कवच। 1 से 2 अप्रैल 2024 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया। अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुईं। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना है। इस अभ्यास में समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल और अन्य तटीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ों को तैनात किया गया है। नेक्स्ट जो युद्धाभ्यास है, अभ्यास पूर्वी लहर XPOL। भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत हाल ही में पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज पूर्वी लहर का संचालन किया। समुद्री अभ्यास पूर्वी लहर का उद्देश्य इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों के आकलन की दिशा में प्रक्रियाओं का सत्यापन करना था। इसमें जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों की भागीदारी देखी गई। एक्सपोल को कई चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें सामरिक चरण के दौरान यथार्थवादी परिदृश्य में युद्ध प्रशिक्षण और लक्ष्य पर आयुध पहुंचाने की भारतीय नौसेना की क्षमता की पुष्टि करने के लिए हथियार चरण के दौरान विभिन्न फायरिंग का सफल संचालन शामिल था। विभिन्न स्थानों में विमानों के संचालन के साथ संचालन के पूरे क्षेत्र में लगभग निरंतर समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखी गई। पूर्वी नौसेना कमान की भागीदारी के अलावा अभ्यास में भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान और तटरक्षक बल की भी भागीदारी देखी गई, जो सेवाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता का संकेत देती है। अब नेक्स्ट जो युद्धाभ्यास है वह है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण। 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पे हुआ है, तो ये उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में हुआ है, भारत में नहीं हुआ है, उज्बेकिस्तान में ये हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत उप पारंपरिक संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच परिचालन प्रभावशीलता और समन्वय को बढ़ावा देना है। इससे पहले दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4था संस्करण 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। इसके पहले भारत में आयोजित हुआ था, इस बार जो है वह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, यानी कि 2019 से यह युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है चर्चित स्थल। जो यहाँ पे स्थल न्यूज में है उनको देखते हैं। तो बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, हाल ही में बुर्किना फासो ने सामूहिक हत्याओं पर एक रिपोर्ट कवर करने के बाद BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका को निलंबित कर दिया। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध लैंडलॉक जिसको बोलते हैं देश है। इसकी राजधानी ओगाडोगो है। इसकी सीमा माली, नाइजर, बेनिन, कोटे दियाइवर, घाना और टोगो देशों से लगती है। इस देश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट तेनकौरो है। यहाँ पर बाम और आउरसी झीलें अवस्थित हैं। यहाँ से ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और वाइट वोल्टा ये तीनों दक्षिण में घाना में मिलकर वोल्टा नदी बनाती हैं। नदियाँ प्रवाहित होती हैं, यानी कि ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और वाइट वोल्टा ये तीनों नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो बुर्किना फासो में। नेक्स्ट जो न्यूज में है स्थान वह है पुलिकट झील। तमिलनाडु सरकार पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के एक बड़े क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने की योजना बना रही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह उड़ीसा में चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। सबसे बड़ी चिल्का झील है, उसके बाद जो है पुलिकट झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। यह झील श्रीहरिकोटा लेगून को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। नेक्स्ट जो स्थान है वह है अरल सागर। हाल ही में हुए अध्ययन में पाया गया कि अरल सागर के सूखने के कारण उभरे रेगिस्तान के मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। अरल सागर एक समय मध्य एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अवस्थित है। यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन? तो अरल सागर। नेक्स्ट है अब चर्चित पुस्तकें। यहाँ पे पुस्तकें जो है इनको पढ़ लेते हैं। पुस्तकें हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, तो
इनको स्किप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली पुस्तक दी हुई है यह है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, डॉक्टर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की बुक है। इंटीग्रेशन ऑफ भारत पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव, यह यशराज सिंह बुंदेला का है। नाइफ चर्चा में है, सलमान रुश्दी का है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया द रोड टू रेंसा अ विजन एंड एन एजेंडा, भीमेश्वर चल्ला का है। नेक्स्ट है जस्ट आ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, पूर्व गवर्नर दुब्बरी सुब्बाराव का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा का है, सैम पित्रोदा बहुत चर्चा में थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, मधुमिता मुर्गिया का है। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, एस रमन का है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिवसों की सूची, अप्रैल 2024 के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको दिया हुआ है। तो दिवस दिया हुआ है, साथ में इनकी थीम भी दी हुई है जो कि यहाँ पे देखते हैं। तो 3 अप्रैल को क्या मनाया गया, आर्मी मेडिकल और कोर संस्थापना दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इसकी थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसका जो थीम है वह है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, इंपॉर्टेंट है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। 14 अप्रैल को मनाया गया विश्व क्वांटम दिवस, इसकी कोई थीम नहीं रखी गई, विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। 15 अप्रैल को है विश्व कला दिवस, इसकी जो थीम है अभिव्यक्ति एक उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का संवर्धन। 17 अप्रैल को मनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस, सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व लीवर दिवस, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, इसका थीम था। 21 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, इसकी कोई थीम नहीं थी। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, ग्रह बनाम प्लास्टिक, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, और इसका जो थीम है वह है अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना, अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना। और 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 27 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस, पशु चिकित्सा आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ये इसकी थीम थी। तो ये रहे सार संक्षेप जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सब, हमने इनको सॉल्व किया। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।